सो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको पूरा YDSC के बारे में बताया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सी बातें जान लेते हैं कि YDSC के एक्सपेरिमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए थे और जो जो फिनोमिना के लाइट यूज़ हुए थे, रेज यूज़ हुए थे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने कहा था कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स कैसा होता है? सिंगल लाइट सोर्स होता है। सिंगल लाइट सोर्स होता है लाइक दिस, जैसे हम लेजर लाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेजर लाइट, ठीक है ना। तो लेजर लाइट उसी का एग्जाम्पल है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का एग्जांपल आप लेजर लाइट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शब्द आता है ये, जिसका डेफिनेशन काफी बार पूछा भी गया आपके एग्जाम में कि व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स, ठीक है ना। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? तो द सेम सोर्स विच इमिट्स लाइट वेव विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, जिसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों सेम होते हैं और दोनों यही डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हो, तो वो हमारा जो ऐसा सोर्स होता है उसे बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। मतलब जो भी लाइट के वेव हों वो कैसे होने चाहिए? वो एक ही डायरेक्शन में, जिसका ट्रफ और क्रस्ट सब एक ही जगह पे होना चाहिए। मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए उसका, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अगर सेम है, या तो कांस्टेंट फेज हो जाए, फेज डिफरेंस, उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो हम उसे कहेंगे कोहेरेंट सोर्स। तो हम इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जब सभी वेव्स एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे होते हैं तो हमारा जो होता है उस तरह का कोहेरेंट सोर्स होता है। और एक तरह का हमारा इनकोहेरेंट सोर्स भी होता है, जब हमारा रैंडम डायरेक्शन में सभी वेव जो होंगे वो रैंडम डायरेक्शन होंगे, तो वो हमारा इनकोहेरेंट सोर्स होता है। और YDSC के एक्सपेरिमेंट में इनकोहेरेंट सोर्स नहीं, कोहेरेंट सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों कैसे हो? सेम फेज में, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो और फेज डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? इसका सेम होना चाहिए। तो ऐसा सोर्स हमारा क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स होता है। ओके, तो एग्जैक्टली आपको YDSC एक्सपेरिमेंट में जो भी इंस्ट्रूमेंट और जो भी जिस तरह का लाइट रेज इस्तेमाल हुआ वो सारी चीजें आप जानेंगे। और आपने YDSC के एक्सपेरिमेंट में ये भी जान लिया कि किस तरह से लाइट जो होता है एज ए कंसीडर एज ए वेव एंड एज ए कंसीडर एज ए पार्टिकल बोथ बिहेवियर करता है, ठीक है ना। तो अब इसे एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए और हम आपको इसका हेलो डियर बच्चा लोग, अभी जस्ट आप लोगों को हमने बता दिया कि YDSC एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि लाइट एज ए कंसीडर एज ए पार्टिकल एंड वेव एंड बोथ, मतलब ये बोथ दोनों नेचर शो करता है। तो उसी बिहाफ पे अब हम आपका आज इस लेक्चर में हम आपका 5 नंबर फिक्स करके जाएंगे, जो फिजिक्स का सबसे बड़ा नंबर होता है, एग्जाम में देखने को मिलता है YDSC के एक्सपेरिमेंट में। उसको आज हम आपका फिक्स कर देंगे 100%, कहीं नहीं जाने देंगे, जाने ही नहीं देंगे। आज एकदम क्लियर कर देंगे कि हाँ YDSC एक्सपेरिमेंट में हम फ्रिंज की चौड़ाई, विड्थ ऑफ फ्रिंज एंड पोजीशन ऑफ फ्रिंज, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज सब निकाल के रख देंगे। और किस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेंगे आज, और एकदम क्लियर है कि आपका हो जाएगा काम, ठीक है। तो यहाँ बात कर लेते हैं। चलिए YDSC एक्सपेरिमेंट में अभी एक्सपेरिमेंट में जैसा कि हमने बताया था कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्लिट लिया था S1 और S2, और S1 और S2 स्लिट से जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स था हमारा वो पास आउट ही था, और पर्दे पे जाके वो स्क्रीन पे जाके वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनाया था, ठीक है ना। ये हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन पे, ठीक है ना, स्क्रीन पे वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बना रहा था, और वो फ्रिंज का पोजीशन और फ्रिंज की चौड़ाई, विड्थ ऑफ फ्रिंज, हम सब फाइंड आउट कर लेंगे आज अच्छे तरीके से। तो चलिए मेरे डिसाइड कर लेते हैं कि हम यहाँ पे बात करते हैं YDSC एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, किस तरह से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और उसी में हम फ्रिंज की चौड़ाई, विड्थ ऑफ फ्रिंज और पोजीशन ऑफ फ्रिंज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट भयंकर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भयंकर इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आना ही वाला है। फिक्स है कि आपको आप ये वीडियो जब कभी भी देख रहे हैं तो आपके लिए 100% है, हर टाइम के लिए एग्जाम में आया है, आएगा और आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम में यहाँ पे हमने बताया था कि दो स्लिट लिया गया था S1 और S2, और ये जो स्लिट्स के बीच का जो गैप होता है ना वो mm में होता है, बहुत छोटा होता है, और इनके बीच में जो छोटा सा जो होल होता है वो भी बहुत स्मॉल होता है। तो चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं, कैपिटल D लिया गया है स्क्रीन, और ये स्लिट्स के बीच की दूरी क्या होती है? कैपिटल D, और जो स्लिट के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? स्मॉल d, और जो विड्थ पोजीशन है, फ्रिंज का पोजीशन हमें डिसाइड करना है, तो उसको हमने x से दिखा दिया कि चलिए यहाँ से दो वेव लाइट ऐसे गए होंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कुछ भी बोल सकता है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ से रेज गया है वो हमारे P पॉइंट पे आके मिला, तो P पॉइंट पे मिला, या फिर आप इधर भी कह सकते हैं कि A भी मिल सकता है, B भी मिल सकता है, और इधर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ पे डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं। ये लाइट वेव कहीं भी जा सकता था, बट हमने इसमें कुछ इनमें कुछ पाथ डिफरेंस ले लिया। जैसे पाथ डिफरेंस हम बात करेंगे कि अगर S1 से लाइट सोर्स गया होगा तो वो P पे पहुंचा होगा तो सबसे पहले पहुंचा होगा,
और S2 से अगर लाइट सोर्स हमारा गया है, लाइट सोर्स ऐसे कंसीडर एज अ वेव, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो यहाँ से लाइट सोर्स कहाँ गया है, P पे गया है, तो ये सबसे बाद में पहुंचा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले लाइन और इस वाले लाइन में कुछ तो पाथ का डिफरेंस है, कुछ तो गैप है, ये जल्दी पहुंचा, ये बाद में पहुंचा है, तो कुछ तो पाथ में डिफरेंस है। और जहां पाथ में डिफरेंस होगा वहां दोनों चीजों की कंडीशन हो सकती है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव भी बन सकता है इंटरफेरेंस, वहां पे डिस्ट्रक्टिव भी इंटरफेरेंस बन सकता है, मतलब दोनों हो सकते हैं, मतलब वहां पे डार्क भी हो सकता है, वहां पे ब्राइट भी हो सकता है, लेकिन हमको इसके बारे में नहीं पता है कि वहां पे क्या होने वाला है। तो ऐसा हम दोनों की कंडीशन वहां पे फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा हमें कंडीशन दिखेगा हम यहाँ बता देंगे डार्क होगा और हमारा वहां पे ब्राइट होगा। तो चलिए S1 और S2 हमारे पास स्लिट है, और यहाँ से सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक सोर्स का जो लाइट है वो P पॉइंट में पहुंचा, ठीक है ना, उसके बाद ये S2 गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जल्दी पहुंचा, ये बाद में पहुंचा, तो इनमें कुछ डिफरेंस है, ये कम है और ये ज्यादा है, इसका पाथ जो है ज्यादा है और इसका पाथ जो है कम है, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, पाथ में डिफरेंस है। तो पाथ में डिफरेंस कितना हो सकता है, तो हम कहेंगे भाई इसके पैरेलल में एक लाइन खींच दो, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, इसका पाथ डिफरेंस होगा, मतलब इसके बराबर में, इसका बराबर कौन हो सकता है, इसका बराबर, तो इसका बराबर ये होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके बराबर में कोई एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दूं, तो ये रहा हमारा 90 डिग्री और ये रहा हमारा थीटा, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर का नाम हमने दिया m, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि ये जो इतना पाथ दिखाई दे रहा है हमारा S2 × m, यही है वो पाथ में डिफरेंस, तो यही हमें पाथ डिफरेंस, यही पाथ का डिफरेंस यही निकालना है। बाकी जब दोनों पैरेलल हो गए तो वो वहां पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि जो पाथ में डिफरेंस होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है वो क्या है, ठीक है ना, तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पाथ में डिफरेंस होने की वजह से। तो S2 × m यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम पाथ डिफरेंस R2 - R1 बराबर S2P और S1P को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में पाथ डिफरेंस मिलेगा। जैसे सपोज दैट एक मैंने कहा 10 मीटर का कोई हमारा रॉड है और एक हमारा कोई 15 मीटर का रॉड है, तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, पता करेंगे 5 का है, तो 5 कैसे पता करेंगे, 15 में से हम 10 घटा रहे होंगे तो जो बचेगा वो उतना बड़ा होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमने यहाँ पाथ में डिफरेंस घटा के पता कर लिया, और घटा के कब पता करेंगे उसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर इस पे डाला S2 × m, तो S2 × m क्या है हमारा पाथ डिफरेंस है। अब हमें यहाँ पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि विड्थ ऑफ फ्रिंज और पोजीशन ऑफ फ्रिंज सारी वैल्यू पता चल जाएगी। उसके पहले हम आपको एक थ्योरम बताना चाहते हैं, एक वैज्ञानिक आए थे मैथमेटिशियन जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने कहा था कि अगर जो दो ट्रायंगल अगर वो क्या है कंग्रुएंट्स हैं, समरूप हैं, एक जैसे रूप वाले हैं, तो उनके साइड्स में क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है, लाइक दिस। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ पे है, ठीक है ना, और एक ट्रायंगल और है हमारे पास, ठीक है ना, AB और इसका C नाम लेते हैं, ठीक है ना, इसका नाम लेते हैं PQR। तो अगर दोनों ट्रायंगल सेम है तो दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ही है, और अगर ये शेप में बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए इससे लेना देना नहीं है, शकल भी सेम होने चाहिए, समरूप होने चाहिए, कंग्रुएंट्स होने चाहिए। अगर ये ट्रायंगल कंग्रुएंट्स है तो कंफर्म है इनकी भुजाओं में क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, इनके साइड्स के क्या हो जाएंगे, रेशियो हो जाएंगे। जैसे अगर हम कहेंगे तो ये AC अपान PR, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा, इसका लंब बटा लंब और उसका कर्ड बटा कर्ड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए ये PR अपान AC, अब बराबर अगर हम इधर की कोई भुजा लेना चाहते हैं, जैसे AB इसका बेस तो इसका बेस PQ, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब हम कह सकते हैं थेल्स ने ये बताया कि अगर दो ट्रायंगल समरूप है तो उनके साइड्स में क्या हो जाते हैं, साइड्स के रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब मैं तो कहने का मतलब इसका साइन इसके साइन के बराबर, इसका कॉस इसके कॉस के बराबर, इसका टैन इसके टैन के बराबर, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है, एक कंग्रुएंट्स है। तो जब समरूप वाले ट्रायंगल होंगे, कंग्रुएंट्स होंगे, तो उनकी भुजाओं में क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है। उसी का हम यहाँ पे इसी को हम यहाँ पे कंसीडर करते हुए चलिए डेरिवेशन को कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ड होती है, हाइपोटेनस। तो S1 और S2 क्या है, इसका हाइपोटेनस है, और यहाँ पे थीटा बना है, तो बेस इसका क्या हो सकता है, बेस यहाँ पे S2 × m इसका बेस है। तो ये रहा हमारा बेस, ये हमारा रहा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और 90 ये परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाला हमारा ये हमारा हाइपोटेनस है, सॉरी ये हमारा 90 के सामने जो होगा हमारा हाइपोटेनस होगा, और इसके सामने जो होगा हमारा वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हमने यहाँ पर आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, इसका सेंटर यहाँ पे एक जाके मिल रहा है। तो यहाँ से हम एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, ट्रायंगल के लिए O पॉइंट से P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, O पॉइंट से P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे,
ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, तो एक्चुअल में आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है ना, ओ, ठीक है ना, ए ओ पी। तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसका एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो चलिए हमारे पास दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास ट्रायंगल दिखाई दे रहा है S2 S1M और एक O A O P। हमारे पास दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल राइट एंगल वाले हैं। और राइट एंगल वाले ट्रायंगल में क्या हो जाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाता है, उनके भुजाओं का अनुपात हो जाता है, क्योंकि अगर वो समरूप है तब, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू थेल्स। तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू थेल्स का लॉ लगा लेते हैं और इसका लंब बटे लंब, उसके लंब बटे लंब और कर्ण बटे कर्ण आपस में, मतलब उसके साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं, रेशियो, तो भुजाओं के रेशियो। जैसे अगर हम बात करें कि पहले वाले ट्रायंगल में S1 और S2 और M दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमने किया S2 into M अपान S1 into S2। तो S2 into M मतलब ये पाथ डिफरेंस हमें निकालना है, तो हमें परपेंडिकुलर तो लेना पड़ेगा। तो S2 into M अपान S1 और S2, मतलब हमने कर दिया इसका लंब और इसका कर्ण, लंब बटा कर्ण कर दिया हमने, इसका लिया लंब और इसका लिया कर्ण, मतलब इसका लिया हमने परपेंडिकुलर और इसका लिया हमने हाइपोटेनस। तो हमने कहा भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इसका ले लिया। अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिया है, तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू थेल्स उस वाले में भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, तो चलिए इसका परपेंडिकुलर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसका दिखाई दे रहा है, ये 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये थीटा ये है, इसलिए परपेंडिकुलर हमारा पीए हमारा क्या है, इसका परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन है, हमारा पीए है, क्योंकि यहाँ पे थीटा बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो पीए हमारा परपेंडिकुलर है, तो एपी या पीए और अपान इसका हाइपोटेनस क्या है, तो ओपी है। तो हमने एपी अपान ओपी कर दिया। दोनों ट्रायंगल में हमने क्या कर दिया, रेशियो कर दिया अकॉर्डिंग टू थेल्स ने यही बताया था कि अगर दो त्रिभुज बराबर होंगे, समरूप होंगे, तो उनकी भुजाओं में क्या हो जाता है, अनुपात। तो मैंने इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किया है, तो इस वाले ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही करूंगा। तो हमने कर दिया है। अब यहाँ पे S2 into M यही पाथ डिफरेंस में निकालना है अपॉन D है। तो अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अगर ये P वाला पॉइंट A पे होता, भाई कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो हर जगह पे फाइंड आउट हो रहे हैं, हर जगह पे स्क्रीन पे मिल रहे हैं। तो अगर P वाला पॉइंट अगर A पे होता, तो यहाँ पे हम कह सकते थे OP किसके बराबर हो सकता था, OA के बराबर हो सकता था, एग्जैक्ट लगभग बराबर हो सकता था। अगर ये P पॉइंट यहाँ पे बना है, ये यहाँ बन के लगभग ये थोड़ा सा इसके पास में बनता, तो यहाँ पे ये OP OA के लगभग बराबर में होता। तो हम आराम से कह सकते हैं कि OP जो है वो OA के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू OP की जगह OA रख दिया। अब यहाँ S2 into M अपान D है और हमने OP की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं। OP हमारा क्या है, फ्रिंज का पोजीशन है हमारा, OP हमारा PA क्या है, फ्रिंज का पोजीशन है। तो हमने x अपान और OA क्या है हमारा, स्क्रीन से और स्लिट के बीच, स्क्रीन से स्लिट के बीच की गैप है, स्क्रीन से स्लिट के बीच का गैप है, जो कि हमारा कैपिटल D है। तो x अपान D रख दिया और S2 into M बराबर HD अपान D हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछा, तो हमें यहाँ पे S2 into M मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के बाद में हमने यहाँ पे देखा कि फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए, अब हम यहाँ पे पोजीशन बताना चाहते हैं कि जो फ्रिंज बना हुआ है, यहाँ पे जो डार्क बना होगा या ब्राइट बना होगा, हमें इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ पे फ्रिंज के बारे में फ्रिंज का पोजीशन पता करना चाहते हैं। सबसे पहले हम फ्रिंज का पोजीशन पता कर लेते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है ना। ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन पता करना चाहते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए फ्रिंज का पोजीशन पता करना चाहते हैं। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने इसके पहले इंटरफेरेंस में आप लोगों को पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में, पिछला जो वीडियो उसमें जाके आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव एज अ लाइक मतलब ब्राइट फ्रिंज, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमने पाथ डिफरेंस बताया था वो हमारा आया था इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। आपको याद आ रहा होगा और आपको याद भी हो जाना चाहिए कि इवन मल्टीपल होता है लैम्डा बाई 2 का। तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 मतलब जो पाथ में डिफरेंस आया था हमारा डेल्टा x बराबर, वो क्या आया था, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो हम इसे दो को काट देंगे तो असल में क्या बचेगा, ये n लैम्डा बचेगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया आपको n लैम्डा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू है और पाथ डिफरेंस हमारे पास यहाँ भी है n लैम्डा, तो इस पाथ डिफरेंस की जगह पे n लैम्डा रख देंगे और आप देखेंगे कि हमें पोजीशन बताना था, तो पोजीशन बराबर हो जाएगा n, ये n को आप देंगे तो n d लैम्डा अपॉन d, ठीक है ना। ये x की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो मिलेगा आपको पोजीशन n d लैम्डा अपॉन d मिलेगा। ये xl क्या है हमारा, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है यहाँ, ठीक है ना। जैसे अगर क्वेश्चन में कह दिया कि हमें चौथा वाला बताइए पोजीशन ब्राइट फ्रिंज का, तो हमें यहाँ की जगह पे 4 रख देंगे। d की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू और स्मॉल d की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन आउट होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू होगी वो हमेशा mm में दिया होगा, और कैपिटल डी की वैल्यू जो होगा अगर वो किसी ने भी दिया तो उसे मीटर में चेंज करना होगा, और लेमडा की भी वैल्यू अगर एंगस्ट्रॉन में दिया है, नैनो में दिया, किसी में भी दिया है तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है ना। बाकी जो डी की वैल्यू होगी वो mm में होगी और उसको भी हमें मीटर में ही चेंज करना होगा। और ये हमारा जो n है वो पोजीशन पूछ रहा होगा, जैसे तृतीय चतुर्थ ऐसे करके पूछेगा, सेकेंडरी और ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला ब्राइट वाला फ्रिंज बताइए। तो यहाँ पे n की जगह पे हम 1 2 3 जो भी पोजीशन पूछेगा हम यहाँ पे रख के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। उसी तरह से लाइक दिस पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, अगर हम पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज पता करना चाहते हैं तो वही इक्वेशन में हमने आपको बताया था इसके पहले भी कि अगर हमें पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए जो हमें पाथ में डिफरेंस मिला था वो हमारा क्या मिला था, लेमडा बाई 2 में ऑड मल्टीपल, लेमडा बाई 2 में ऑड मल्टीपल 2n-1 इवन नंबर में से अगर आप एक सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हमारा ऑड मल्टीपल होगा। तो लेमडा बाई 2 में अगर हम ऑड मल्टीपल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड लेमडा बाई 2 में ऑड मल्टीपल होगा, लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो वो हमारा पाथ डिफरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो हम कह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फ्रिंज, तो पाथ डिफरेंस ऑफ डार्क फ्रिंज के लिए हम कर लेंगे S2 into m मतलब वो पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 में ऑड मल्टीपल। तो हम ये इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे होंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पुट कर देंगे h d लेमडा अपॉन d 2n-1 into लेमडा बाई 2, ठीक है ना। मैं S2 into m की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करेंगे ये 2 का अगर भाग दे देंगे तो यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से हम पोजीशन निकालना चाहते हैं x के बारे में, तो x आराम से मिल जाएगा हमें n-1/2 इन ये ब्रैकेट में और d लेमडा अपॉन d, ठीक है ना। तो d लेमडा अपॉन d का कौन सा मल्टीपल है, n-1/2 वाला, मतलब ऑड मल्टीपल ही कह लीजिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये जो फार्मूला लगेगा पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज के लिए निकाला जाएगा। तो ये पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज और पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का ये फार्मूला है। आप इसको याद भी कर सकते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली, आपको सिर्फ फार्मूला पूछे, फार्मूले पे क्वेश्चन रहेंगे आप लगा लेंगे, और साथ में इसका डेरिवेशन भी आप ध्यान से देख लीजिए कि इस तरह से थेल्स का थ्योरम लगते हुए डेरिवेशन होगा बहुत ही इजीली, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा है, तो बस थेल्स का थ्योरम लगाना था, रेशियो निकालना था और पाथ डिफरेंस से निकाल लिए। पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए और पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव के लिए दोनों को बराबर करके हमने पोजीशन पता कर लिया। तो इस पोजीशन का फॉर्मूला आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि विड्थ ऑफ फ्रिंज, ये जो चौड़ाई बनी है फ्रिंज की, जो डार्क फ्रिंज जो ब्राइट फ्रिंज की जो मोटी मोटी चौड़ाइयाँ बनी है वो उसका जो फॉर्मूला होगा वो किस तरह से डेरिवेट होगा, तो उसके भी बारे में भी जस्ट बात कर लेते हैं राइट डाउन। सो हेलो डियर बच्चा लोग, तो अभी हमने देखा कि फ्रिंज का जो पोजीशन था वो उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, फ्रिंज का डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है ना, विड्थ ऑफ फ्रिंज। तो हम यहाँ विड्थ ऑफ फ्रिंज के बारे में बात करने वाले हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी मोटी है उसको पता करना चाहते हैं। डार्क और ब्राइट दोनों फ्रिंज की चौड़ाइयों को पता करना चाहते हैं, उनकी मोटाई को। तो इस तरह से जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये स्क्रीन है और स्क्रीन पे हमारे पास एक डार्क बना है, फिर ब्राइट बना है, डार्क बना है, फिर ब्राइट बना है, फिर डार्क बना है। अगर हम इस फ्रिंज की चौड़ाई को पता करना चाहते हैं तो सिंपल से बात है कि अगर आप चौड़ाई पता करना चाहते हो तो ज्यादा वाली चौड़ाई में से वो कम वाली चौड़ाई घटाना पड़ेगा। तो ज्यादा वाली चौड़ाई में से वो कम वाली चौड़ाई आप घटाएंगे तो आपको एक्चुअल चौड़ाई मिल जाएगी कि डार्क या ब्राइट की फ्रिंज की चौड़ाई क्या है। तो उसी तरह से हम कहेंगे कि भाई अगर हमको चौड़ाई फाइंड आउट करनी है तो तीसरे फ्रिंज में से दूसरे फ्रिंज को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हमें फ्रिंज की चौड़ाई पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे x3 माइनस x2। ऐसे अगर हमें चौथे वाले का पता करना है तो हम कहेंगे चौथे माइनस तीसरे वाले का चौड़ाई। तो चौथा वाला चौड़ाई माइनस तीसरा वाला चौड़ाई करेंगे, तीसरा वाला फ्रिंज का पोजीशन अगर हम घटाएंगे तीसरे फ्रिंज का पोजीशन माइनस दूसरे फ्रिंज का पोजीशन, तो हमें चौड़ाई पता चल जाएगा। अगर ऐसे चौथा वाले का हो तो चौथे वाले पोजीशन में से तीसरे वाले पोजीशन को घटाएंगे तो हमें फ्रिंज की चौड़ाई पता चल जाएगी। तो हमें चौड़ाई पता करने के लिए ज्यादा वाले जो हमारा फ्रिंज बन रहा है उससे एक को कम करना पड़ेगा जिसमें फ्रिंज की चौड़ाई पता चल जाएगी। तो हमने कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ फ्रिंज हम कहेंगे भाई अगर ये n+1 होगा तो बगले वाला क्या होगा, एक कम होगा, ठीक है ना। अगर ये n+1 है, जैसे अगर हम यहाँ पे करें ये 2 है तो 2 1 3 हो जाएगा और वो n सिर्फ 2 ही रह जाएगा, मतलब यहाँ पे एक ज्यादा रहेगा वहां पे उससे एक कम रहेगा। तो हमने लिखा x n+1 माइनस xn। तो फ्रिंज की चौड़ाई पता करने के लिए हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो xn = हो जाएगा हमारे पास, जो हमने विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज के बारे में बात कर रहे हैं तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज हमने कैलकुलेट कर लिया था xn = n d लेमडा अपॉन d। तो बस इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जहां n है वो पहले वो इसके पीछे वाला विड्थ है मतलब n वाला, और अगर हम n+1 में रखेंगे तो n की जगह पे n+1 रखेंगे और ये वाली इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। मतलब n की जगह n में एक ज्यादा करके n+1 और उससे एक कम करके n d लेमडा अपॉन d। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू कट जाएगी, इसका इसमें गुणा कर दीजिए
ठीक है ना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो n d लैम्डा अपॉन d और ये d लैम्डा अपॉन d और माइनस n d लैम्डा अपॉन d, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और विड्थ ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज जो आएगा वो d लैम्डा अपॉन d आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया कि ब्राइट फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी, ब्राइट फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी कंस्ट्रक्टिव के लिए वो d लैम्डा अपॉन d होगा। तो फ्रिंज की चौड़ाई हमें इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और फ्रिंज की चौड़ाई फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से हम बताना चाहते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई डार्क के लिए क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे डार्क के लिए फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, जबकि हमें डार्क के लिए जो हमारा पोजीशन है वो क्या है, हमारा n-1/2 d लैम्डा अपॉन d है। तो इस वैल्यू को हम इसी में रख करके हम डार्क के लिए भी पोजीशन निकाल लेंगे। तो चलिए डार्क के लिए भी पोजीशन निकालते हैं। डार्क का पोजीशन क्या आता है, तो एक्चुअल में हम यहाँ बात करेंगे विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है ना। डार्क को हिंदी में अदित्य कहते हैं, उसे दित्य कहते हैं। तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज अगर हम निकालना चाहते हैं तो सीधा बात है कि विड्थ ऑफ डार्क के लिए हम कह सकते हैं, विड्थ ऑफ डार्क कहेंगे xn+1 - xn। तो ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। हमने देखा था कि फ्रिंज का पोजीशन क्या था, xn = हमने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे xn = हमने लिखा था n-1/2 और d लैम्डा अपॉन d था, ये पोजीशन था डार्क के लिए। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ n है वहाँ में एक जोड़ेंगे, n में एक जोड़ के n+1 - 1/2, ठीक है, और बगल में क्या है d लैम्डा अपॉन d, ठीक है। अब यहाँ पे xn की जगह क्या रखेंगे, डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे, डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे n-1/2 और d लैम्डा अपॉन d। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा n d लैम्डा अपॉन d और यहाँ एक में गुणा करेंगे तो प्लस d लैम्डा अपॉन d और इसमें गुणा करेंगे तो -1/2 d लैम्डा अपॉन d और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे -n d लैम्डा अपॉन d। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 d लैम्डा अपॉन d। तो ये देखिए ये वाला वैल्यू इससे कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है, ठीक है, n d लैम्डा अपॉन d, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे विड्थ ऑफ डार्क के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए जो मिलेगा हमारे पास वो मिलेगा d लैम्डा अपॉन d। तो यहाँ पे हमारा वो मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, चाहे विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज हो, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज या विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, दोनों के लिए जो फ्रिंज की चौड़ाई का जो फार्मूला निकलता है वो दोनों के लिए d लैम्डा अपॉन d मिलता है, ठीक है ना। तो d और लैम्डा और स्मॉल d इसमें क्या है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि जो ये स्मॉल d है वो दोनों स्लिटों के बीच का गैप है और स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो गैप है वो कैपिटल D से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो और लैम्डा क्या है, लैम्डा वो है जो हमारा जो सोर्स है उसका वेवलेंथ है। तो सोर्स का वेवलेंथ है, सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स का वेवलेंथ है लैम्डा। तो इस तरह से हमने पूरा YDSC का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, आपका एकदम 100% फिक्स कर दिया मैंने 5 नंबर। अब इसके बाद में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगा तो प्योर हो गया आपका, ये एकदम कंप्लीट हो गया एकदम से अच्छे से। तो आप इसको अच्छे से डेरिवेट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना, और इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं न्यूमेरिकल वाले, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, इसके लिखने का प्रोसेस, जो क्वेश्चन आएंगे वो लिखने, जो लैंग्वेज में बाई लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख रखा होगा वो काफी देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बहुत ही स्मूथली छोटे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, या तो फ्रिंज का पोजीशन पूछ देगा या तो विड्थ ऑफ फ्रिंज पूछ देगा, और इस तरह से हम दोनों चीजों को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से YDSC एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा और अभी इसके न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे तो थोड़े से और भी क्लियर हो जाएंगे, फीलिंग्स आ जाएगी इनके बारे में, ठीक है। तो आप लोगों की थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है बच्चा लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे YouTube चैनल पे जाके कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे थोड़ी सी लैकिंग हो रही है मुझे बताने में, कि कहाँ और मैं आपको समझा पाऊँ अच्छी तरीके से, किस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊँ। आप वो टॉपिक मुझे बता दीजिए, मैं आपको टॉपिक के लिए उसको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा अच्छे। आपको कहाँ फिजिक्स में चीज़ें में ज़्यादा फॉल्ट हो रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में जाकर के आप कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि सर मुझे इस पर वीडियो चाहिए, तो मैं मोटिवेट हूँगा और आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए कि हम भाई यूट्यूब पे एक नए टीचर आए हैं और थोड़े से हो सकता है कि मैं सही पढ़ा दूँ आप लोग, और हो सकता है नहीं, मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपके लिए मैं हमेशा लगा रहूँगा। और पूरी फिजिक्स का जो पूरे चैप्टर का जो कोर्स है पूरा हम आपको ला के प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, JEE मेंस लेवल और नीट लेवल तक के लिए सारी चीज़ों को मैं प्रोवाइड करूँगा।